आज के मुख्य समाचार। 10वीं बोर्ड परीक्षा के बाद नहीं जारी होंगी मेरिट लिस्ट। जयराम ठाकुर का मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर हमला। बिंदल का सुक्खू सरकार पर हमला। अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर किसान कांग्रेस के सवाल। पेंशन भुगतान में देरी पर पेंशनर संगठन नाराज। रिज मैदान घुड़सवारी घटना पर महापौर का सख्त रुख। संजय टंडन ने बजट को बताया दूरदर्शी। आरडीजी और आर्थिक हालात पर आपका हमला। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मार्च 2026 में आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षा के बाद इस बार मेरिट लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि मई-जून 2026 में प्रस्तावित दूसरी परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद ही अंतिम मेरिट लिस्ट एक साथ तैयार की जाएगी। जानकारी के अनुसार इस वर्ष बोर्ड ने 10वीं कक्षा के लिए 2 बार परीक्षा आयोजित करने की योजना लागू की है। इसके तहत अपने अंकों से असंतुष्ट या 2 मुख्य विषयों में असफल विद्यार्थी दोबारा परीक्षा दे सकेंगे। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को बेहतर प्रदर्शन का दूसरा अवसर देना है। इसी वजह से मार्च परीक्षा के आधार पर मेरिट सूची जारी नहीं की जाएगी ताकि बाद में संशोधन की स्थिति न बने। इस नई व्यवस्था से विद्यार्थी पर मानसिक दबाव कम होने की उम्मीद है। पहली परीक्षा में अपेक्षित परिणाम न मिलने पर छात्र निराश होने के बजाय दूसरी परीक्षा की तैयारी पर ध्यान दे सकेंगे। दोनों परीक्षाओं की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही विद्यार्थियों के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि पहली परीक्षा मार्च माह में आयोजित होगी, जबकि दूसरी परीक्षा मई-जून में होगी। दूसरी परीक्षा का परिणाम आने के बाद ही अंतिम मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधते हुए उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि जेब में बैकडेट की चिट्ठी लेकर टहलना और लोगों को दिखाना किसी मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति का हवाला देकर आम जनता से सुविधाएं छीनी जा रही है, जबकि मित्रों पर मेहरबानी दिखाई जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद की एक मर्यादा होती है और सीएम उस मर्यादा को तार-तार कर रहे हैं। जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री से आरोप प्रत्यारोप से बाहर निकलकर ओछी राजनीति से परहेज करने और प्रदेश के हितों पर ध्यान केंद्रित करने की अपील की। हालांकि इन आरोपों पर मुख्यमंत्री या राज्य सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। सरकार ने बजट प्रस्तुत किया है। बहुत बड़ा चर्चा का विषय रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बना है और मैं तो देख रहा हूं कि मुख्यमंत्री तो इस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं कि न जाने क्या हो गया है। और खास तौर से एक तो सरकार उनकी व्यवस्थित नहीं चल रही है, संतुलन सरकार में नहीं बन पा रहा है, तो लगता है कि मुख्यमंत्री जी भी कुछ संतुलन खो गए हैं इन दिनों में। जिस तरह का उनका बोलने का तरीका, भाषा का प्रयोग, सचमुच में हैरानी वाली बातें हैं। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट हिमाचल को ही बंद नहीं हुई, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट 17 राज्यों को मिलती थी, सभी राज्यों को बंद हुई है। इसलिए बार बार ये हिमाचल के साथ का जिक्र करना कि हिमाचल के साथ अन्याय किया गया है, अन्याय का विषय नहीं, क्योंकि बजट ये केंद्रीय बजट है और केंद्रीय बजट पूरे देश के लिए होता है, किसी एक राज्य विशेष के लिए नहीं होता है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और दूसरी बात, मैं इस बात को बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब से रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद करने का जो जिक्र बजट में आया है फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के पश्चात, उसके पश्चात हिमाचल प्रदेश में अधिकारियों ने जो एक प्रेजेंटेशन की, और मैं विशेष तौर से कहना चाहूंगा जिस प्रेजेंटेशन के लिए मुझे भी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे बुलाया था, लेकिन मुख्यमंत्री जी कब आपने हमको पत्र भेजा। और दूसरी बात, मैं सारी चीज को लेकर के उसमें कुछ ज्यादा महसूस नहीं करता कुछ कहने की आवश्यकता। आप तो चिट्ठी जेब में डाल करके लोगों को दिखा रहे हैं कि मैंने ये चिट्ठी जयराम ठाकुर को भेजी थी। आप एक दिन पहले हमको चिट्ठी भेज करके क्या संदेश देना चाहते हैं? आपने हमसे बात की होती तो मैं अपना कारण बता सकता था, लेकिन आपने उचित नहीं समझा बात करना, क्योंकि संवादहीनता हमारे ही साथ नहीं है, आपके अपने मंत्रियों के साथ भी है, आपके विधायकों के साथ भी है, अपने पार्टी के आपके नेताओं के साथ भी, क्योंकि आपको पूछने की आदत, किसी के साथ चर्चा करने की आदत नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री जी, आप रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के बारे में जो बातें कह रहे हैं, मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं कि 16वें वित्त आयोग में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद करने का ऐलान अभी किया, लेकिन तैयारी
15th फाइनेंस कमीशन ही नहीं 12वें वित्त आयोग के बाद बार बार फाइनेंस कमीशन इसी बात को कह रहा है कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को आप अधिकार के रूप में नहीं ले सकते। कर्नाटक जो सबसे बड़े राज्य की सरकार आपकी, जिन राज्यों में आपका शासन है, उस सरकार ने फाइनेंस कमीशन को रिप्रेजेंट किया, दिल्ली में लिख करके भी भेजा कि किसी भी सूरत में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट किसी राज्य को नहीं मिलनी चाहिए, हम इसका विरोध करते हैं। उसके बारे में आपका क्या कह रहे हैं? क्या ये प्रेजेंटेशन आपने आज से पहले कभी सुनी नहीं थी? एक हफ्ता पहले आप जाकर के सुला विधानसभा क्षेत्र में कह रहे थे कि 1 अप्रैल के बाद, शायद ऐसा बोला था, कुछ बोला है कि यहां पर 1500 रुपए जो है सभी महिलाओं को दे दिए जाएंगे, क्योंकि वो आपकी गारंटी का पार्ट है। आप पूरे हिमाचल प्रदेश में एक बार नहीं सैकड़ों बार कह चुके हैं कि 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर राज्य बनेगा और 2032 में देश का सबसे समृद्ध राज्य हिमाचल प्रदेश बनेगा। ये भी आप बार बार कहते हैं। वो फॉर्मूला क्या है? उस फॉर्मूले को आज इस संकट की घड़ी में ये प्रदेश जानना चाहता है, और आज इस संकट की घड़ी में आप उसको लागू नहीं कर रहे हैं, तो कब लागू कर रहे हैं? तो मैं मुख्यमंत्री जी आपसे इतना ही विनम्र निवेदन करना चाहूंगा, जो चिट्ठी आप जेब से निकाल करके पढ़ा रहे हैं कि जयराम ठाकुर को हमने निमंत्रण दिया था, डेट पिछली डालते हैं। ये एक मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री से कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है। जरा लज्जा करनी, थोड़ा तो लज्जा करनी चाहिए झूठ बोलने में, गुमराह करने के लिए। मैं यही कहूंगा कि जो बार बार आप शब्दों का चयन करें कि शर्म आनी चाहिए, किसे शर्म आनी चाहिए, मैं ये शब्द आपके लिए भी नहीं बोल रहा हूं, लेकिन पूरा प्रदेश आज के इस दौर में जिस तरह के हालात में से गुजर रहा है, आज बुजुर्ग पूछ रहा है कि हमें क्या आने वाले समय में पेंशन मिलेगी, कर्मचारी पूछ रहा है कि क्या आने वाले समय में हमको सैलरी मिलेगी, गांव में रहने वाला आदमी पूछ रहा है कि हमको क्या पानी मिलेगा पीने के लिए, क्या हमको सड़क मिल पाएगी, जिसका लाभ हम अभी तक भी नहीं ले पाए हैं। पेंशन वाला जो कर्मचारी रिटायर हुआ है, जो पेंशन लेता है, वो बोल रहा है कि क्या हमको पेंशन मिलेगी। तो ऐसी स्थिति आपने जो पैदा की है हिमाचल प्रदेश के लिए, इसके लिए मेहरबानी करके, इसके लिए आप ना तो केंद्र सरकार को दोषी ठहराइए और ना ही प्रदेश की पूर्व सरकारों को दोषी ठहराइए। इसलिए तथ्य पर बोलिए, जो हकीकत है, सच्चाई है, उसको लोगों के सामने रखने की कोशिश करिए। इस तरह से गुमराह करके आप प्रदेश की जनता से जो झूठ बोल करके अपना जो है वो बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरे के सिर पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये स्वीकार्य नहीं है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने सुक्खू सरकार पर विभिन्न मुद्दों को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकारी अधिकारियों को सभी प्रकार के खर्च दिए जाना उचित नहीं है और इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। बिंदल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार की सत्ता में आने के बाद प्रदेश में गैरकानूनी गतिविधियां बढ़ी है और वन व खनन माफिया सक्रिय हुआ है। उन्होंने सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि अनावश्यक रूप से बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं को खड़ा किया गया है, जिन पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जो प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की वर्तमान हालत के लिए मौजूदा सरकार जिम्मेदार है और आरोप लगाया कि मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए चेयरमैन व वाइस चेयरमैन जैसे पद दिए जा रहे हैं। सरकार पर तंज कसते हुए बिंदल ने कहा कि सत्ता में आते ही प्रदेश में 5000 से अधिक होर्डिंग लगाए गए, जिन पर सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल हुआ। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद चुनाव के दौरान इतनी गारंटियों की घोषणा क्यों की गई। इसके अलावा बिंदल ने दावा किया कि पिछले 3.5 वर्षों में सरकार लोगों को अपेक्षित मदद नहीं दे पा रही है और हिमकेयर कार्ड बंद किए जाने के मुद्दे पर भी सवाल उठाए हैं। हिमाचल प्रदेश के एग्जिस्टेंस में आने के बाद से और हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व प्राप्त करने के बाद से लेकर आज तक अनेक माननीय मुख्यमंत्रीगण और सरकारों का गठन हुआ, परंतु हिमाचल प्रदेश के जनमानस के ये एक ऐसी सरकार सत्ता में आई है जिसने हिमाचल प्रदेश के सभी कार्यों को और डुबो करके रख दिया है और शब्द ढूंढना कठिन है जिस हालात में प्रदेश को ला करके खड़ा किया है।
और वो प्रदेश के हालात एक विषय में नहीं, अनेक विषयों में। अगर हम कानून व्यवस्था की चर्चा करें तो ऐसी स्थिति में आज प्रदेश है कि कोई जैसे वाली वारस ना। हत्या, खून, फिरौती, डकैती ये तो निरंतर है ही। और किस तरह से ड्रग्स का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है, मीडिया में जो रिपोर्ट छपी है उसके अनुसार 9% यूथ कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश का प्रभावित दिखाई दे रहा है। और उसके बाद हम लगातार क्लेम कर रहे हैं कि हम और नशे के ऊपर क्रैक कर रहे हैं। हमारा प्राकृतिक रूप से जो संसाधन है वो माइन एंड मिनरल है। जगह जगह के ऊपर खनन माफिया, वो कांगड़ा हो, चंबा हो, मंडी हो, सिरमौर हो, सोलन हो, सब जगह माफिया सर चढ़ करके बोल रहा है। और जो रेवेन्यू प्रदेश की सरकार को आना चाहिए, 3.25 साल में वो रेवेन्यू लगातार बाहर जा रहा है और प्रदेश की सरकार को लगातार करोड़ों अरबों रुपए की चापत लग रही है। इस सरकार ने सत्ता में आने के बाद 5,000 से ज्यादा होर्डिंग पहले दिन प्रदेश भर में लगाई और वो होर्डिंग लगाने का सिलसिला निरंतर जारी है। कुछ काम होता है या नहीं होता? उन बहनों को 1500 की गारंटी मिलती है, नहीं मिलती है, परंतु 8 गारंटियां पूरी हो गई, इसके होर्डिंग पूरे प्रदेश के अंदर लग जाते हैं रातों रात। हम एक सवाल पूछते हैं कि अगर आज फाइनेंशियल क्रंच आया तो 3 साल में आपने विकास बंद क्यों किया? अगर आज फाइनेंशियल क्रंच आया तो 3 साल में आपने संस्थान बंद क्यों किए? आज फाइनेंशियल क्रंच आया तो पहले डीए की किस्तें और सैलरीज और पेंशन और जो रिटायरमेंटरी बेनिफिट्स हैं वो समय के ऊपर क्यों नहीं दिए? आज फाइनेंशियल क्रंच आया तो आपने हेल्थ की, गरीबों की स्कीमें वो बंद क्यों की? लोगों के हिम केयर के कार्डों के ऊपर इलाज बंद क्यों किया? आपने वो बेसहारा व्यक्ति जो गरीब था उसकी और बेसहारा की जो पेंशन थी वो क्यों बंद की? आपने और वो कन्यादान योजना के पैसे क्यों बंद किए? ये सवालात सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने के लिए और सरकार में जो ऊपर से नीचे तक लड़ाई चली हुई है उस लड़ाई की तरफ से ध्यान बटाने के लिए और प्रदेश की जनता का ध्यान बटाने का काम चला हुआ है। किसान कांग्रेस के नेता रणधीर वर्मा ने अमेरिका के साथ हुए व्यापारिक समझौते को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह समझौता एक पक्षीय प्रतीत होता है, जिसमें अमेरिका से आयात पर 0% टैक्स लगाया गया है, जबकि भारत के निर्यात पर लगभग 18% टैरिफ लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था से भारतीय किसानों और घरेलू उत्पादकों को नुकसान हो सकता है और सरकार को इस मुद्दे पर स्पष्टता देनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि देश हित और किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए समझौते की शर्तों की समीक्षा की जाए। नमस्कार साथियों, आज बहुत विशेष चर्चा के लिए आपके साथ आया हूं। चर्चा ये है कि भारत और अमेरिका के साथ जो भारत सरकार ने जो समझौता किया है, व्यापारिक समझौता, उसके ऊपर मैं कुछ कहना चाहता हूं। और समझौता दो देशों के बीच तब होता है कि जब उनके अपने व्यापारिक हित दोनों देशों के साधे जाते हैं। और इस समझौते में ये जो अभी भारत सरकार ने किया है, ये एक तरफा समझौता है, यूनिलैटरल
और बायलैटरल रिलेशंस होने चाहिए समझौते के लिए, लेकिन समझौता बायलैटरली होता है। यहां पर यूनिलैटरल समझौता हुआ है कि जहां हिंदुस्तान के संदर्भ में अमेरिका का जो समझौता है वो 500 लाख करोड़ सालाना अमेरिका का सामान भारत की मंडियों में पहुंचेगा, जिसके ऊपर 0% टैरिफ होगा, 0। और जब इसके एवज में भारत सरकार का जो निर्यात होगा अमेरिका के बाजारों के लिए, वो 18% इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी के साथ अमेरिका के बाजारों में पहुंचेगा। तो ये समझौता पहले तो व्यवहारिक ही नहीं है कि जहां अंतर इसमें 1 और 19 का नजर आ रहा है। तो मैं इस समझौते से किसानों और बागवानों की कमर बुरी तरह से टूट रही है। इतना जबरदस्त दबाव हमने कभी हिंदुस्तान की सरकार में का नहीं देखा कि अमेरिका के सामने आप नतमस्तक होकर जो है भारत के हितों को गिरवी रख रहे हैं। 2014 से 2026 का जो दौर है, इसमें अगर हम पीछे आके देखते हैं, जब इस देश के ऊपर, जब हमारा देश पार्टीशन का दंश झेल रहा था, जब ये देश 1962 की लड़ाई लड़ रहा था, 1965 की लड़ाई लड़ रहा था, 1971 की लड़ाई लड़ रहा था, 1998 की लड़ाई लड़ रहा था, तब भी हमारा देश जो है इतना नतमस्तक नहीं हुआ अमेरिका के सामने। हमने एक परंपरागत अपना मित्र राष्ट्र खो दिया अमेरिका के दबाव के अंदर, जहां से इस देश के सस्ता तेल आयात हम करते थे, और अमेरिका के दबाव के अंदर जो है हमारे को रूस जैसा मित्र देश भी खोना पड़ गया है। इसके साथ साथ ही हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी दांव पर आ गई है। लगभग हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था का जो सिस्टम है वो लगभग 90% रूस की टेक्नोलॉजी पर आधारित है। रूस से हमारे व्यापारिक रिश्ते, अमेरिका ने चेतावनी दी है, ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका भारत रूस से कोई व्यापारिक समझौता रखता है तो उनके ऊपर और सैंक्शन लगा दिए जाएंगे। तो ये इस तरह का दबाव हमारी सरकार झेल रही है। और ये दबाव अगर हम हिमाचल के संदर्भ में इसको देखते हैं तो यहाँ सेब बागवानी का बाजार है जो हिमाचल की जीडीपी के ऊपर अपना असर छोड़ता है। हमारा जो सेब का जो यहाँ पर कारोबार है, इस एग्रीमेंट के तहत जो है अमेरिका के बाजारों में, हिंदुस्तान की मंडियों में 5 लाख टन सालाना सेब हिंदुस्तान की मंडी में पहुंचेगा 0% टैरिफ के साथ। पेंशनर संगठन के अध्यक्ष भूपराम वर्मा ने केंद्रीय बजट और आरडीजी बंद होने के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोगों की पेंशन, एरियर और वेतन आरडीजी पर निर्भर नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य कैबिनेट बैठक में एरियर, पेंशन और सैलरी में देरी या रोक की बात सामने आई थी, लेकिन दिल्ली जाने से पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बयान दिया कि जनता को उनका भुगतान मिलेगा। उन्होंने प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि मौजूदा हालत को देखते हुए राष्ट्रपति शासन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 17 फरवरी तक पेंशनर को भुगतान नहीं किया गया तो संगठन राज्यपाल, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाएगा कि वर्तमान सरकार वित्तीय रूप से प्रदेश चलाने में विफल है। उन्होंने यह भी कहा कि 16 से 18 फरवरी तक प्रस्तावित विशेष बजट सत्र के दौरान यदि स्थिति में सुधार नहीं हुआ और भुगतान नहीं किया गया तो राष्ट्रपति शासन की मांग उठाई जा सकती है। जैसा आप लोगों को पता है कि 2 दिन पहले हिमाचल प्रदेश के जो कैबिनेट हुई और उसमें सरकार के वित्त सचिव ने, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस ने एक प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायकों के सामने रखी, जिसमें उन्होंने सारी जो वित्तीय व्यवस्था है उसका खंगाल दिया। उससे ये लगता है कि ये सरकार बिल्कुल नंगी है और ट्रेजरी में ताले लगने की नौबत आ चुकी है, ऐसा उस प्रेजेंटेशन से सभी को लगा। क्योंकि जो वित्तीय प्रबंधन होता है, ये बजट जब बनता है तो ये कॉन्फिडेंशियल होता है, बजट ब्रांच होती है, इसके लिए ऐसा सार्वजनिक करना ये सरकार की नाकामियों को पेश कर रहा है। जहां तक आरडीजी की बात है, आरडीजी का संबंध पेंशन से और डीए से कोई लेना देना नहीं होता है। ये बेवकूफ बनाने वाली बात है, क्योंकि हर साल बजट का प्रोविजन पेंशन और डीए की एरियर के लिए रखना पड़ता है। कमिटेड लाइबिलिटीज होती है ये,
और ये चीजें आरडीजी जो है ये एक डेफिसिट ग्रांट तब दी जाती है घाटे को पूरा करने के लिए। तो सरकार जो प्रेजेंट सरकार है यही इसके लिए जिम्मेदार है। अगर ये मुख्यमंत्री साहब ये बोलते हैं कि जी पिछला था या अगला था, पिछले से कुछ नहीं लेना, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो ही आंसरेबल है हर चीज के लिए। पिछली सरकार ने क्या किया उससे कुछ नहीं जवाबदेह आप है। आप में जो फौज एडवाइजरों की, ओएसडी की और चेयरमैन बोर्ड जो अपने मित्र मंडलियों को एडजस्ट करने में लगे हुए हैं, जिनको पिछली सरकार ने 30-35 हजार में चेयरमैन बोर्ड कॉर्पोरेशन के होते थे, उनकी आपने सैलरी हाइक करके 1.5 लाख कर दी है और उनको कैबिनेट रैंक दे दिए गए हैं। सबसे बड़ी बात ये सरकार बिल्कुल फेल है। इसलिए फेल है क्योंकि इनका जो रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशनल रूल्स के मुताबिक से परमानेंट होती है पोस्टेज, जैसे चीफ सेक्रेटरी है, हेड ऑफ द स्टेट आपका एडिशनल चार्ज पे है, अडॉक पे चले हुए हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वो भी अडॉक पे चले हुए हैं, एडिशनल चार्ज उनको दिया हुआ है। इसलिए कि अगर गलत करेगा, अगर मेरे टोन में नहीं चलेगा चीफ मिनिस्टर का, इसलिए उनको रखा हुआ है। रेगुलर इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जैसा मैं डिक्टेशन दूंगा वैसे आप जबान नहीं बोलेंगे। तो मेरे को लगता है कि सरकार जो चलने वाली नहीं है। और हम हिमाचल प्रदेश पेंशनर ज्वाइंट एक्शन कमेटी का एक बड़ा फैसला हमने लिया है कि अगर हमारे को 16-17 तारीख से विधानसभा 16 को लग रही है, अगर उससे पहले हमारे को वार्ता के लिए जो 14 मांग सूत्री हमारा डिमांड चार्टर हमने दिया है, सुरेश ठाकुर जो हमारे चेयरमैन ने 18 बड़े पेंशन एसोसिएशन के पेंशन संगठन के अगर हमारे को नहीं बुलाते हैं तो हम पूरा प्रदेश व्यापी एक हमारा धरना प्रदर्शन होगा। 17 और 18 को 2 दिन का हम अभी सांकेतिक धरना देंगे और उसके बाद जिस दिन बजट पेश होगा उसके पहले दिन एक विशाल रैली, जितनी धर्मशाला में 10-15 हजार लोगों से भी ज्यादा लोग आकर इस विधानसभा का घेराव करेंगे। और उसके बाद हमारा धरना प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक कि सरकार या तो रिजाइन दे दे या खुद छोड़ दे। नहीं तो गवर्नर महोदय को हम 18 तारीख को बिल्कुल मेमोरेंडम देंगे कि ये सरकार 360 के तहत, आर्टिकल 360 के तहत इनको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है और फाइनेंशियल इमरजेंसी की रिकमेंडेशन यहां से कर दी जाए और हम अपने रक्षा मंत्री अपने होम मिनिस्टर से और प्राइम मिनिस्टर से और राष्ट्रपति से हिमाचल प्रदेश का पूरा एक डेलीगेशन पेंशन का जाएगा। और हम ये निवेदन करेंगे कि ये सरकार ऑल फ्रंट्स में फेल हो गई है। इतना मेरा कहना है। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में घुड़सवारी के दौरान युवती के गिरने की घटना के बाद नगर निगम प्रशासन सक्रिय हो गया है। शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान ने घटना का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को तुरंत कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। महापौर ने कहा कि स्थानीय लोगों और पर्यटकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को रिज मैदान पर घुड़सवारी करवाने वाले सभी घुड़सवारों के लाइसेंस की जाँच करने के आदेश दिए हैं ताकि नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने बताया कि जिस घोड़ी से युवती गिरने की घटना हुई उसका व्यवहार असामान्य पाए जाने के कारण उसे नियंत्रण में लेकर अलग स्थान पर बंद कर दिया गया है। इस दौरान मीडिया से बातचीत में महापौर ने आरडीजी से जुड़े फैसलों पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि आरडीजी के बंद होने का प्रभाव हिमाचल प्रदेश पर पड़ रहा है और आशंका जताई है कि ऐसे फैसलों का राज्य की स्थिति पर नकारात्मक असर हो सकता है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि नगर निगम का आगामी बजट इन परिस्थितियों से अलग स्वरूप में पेश किया जाएगा और स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। इसमें हम घोड़ों को सिर्फ हम लाइसेंस देते हैं, लाइसेंस, और घोड़े इनके अपने प्राइवेट होता है। पुरानी प्रथा है, अंग्रेजों के समय का चला हुआ है, तो हमने इसको कंटिन्यूटी में रखा था। लेकिन जो घटना कल घटी है वो एक बड़ा चिंता का विषय है और इसको मैंने इसको बहुत गंभीरता से भी लिया और गलत बात है। लेकिन हम इसको आज मैंने सारे लाइसेंस भी चेक करवा रहा हूँ और वो भी देख रहे हैं सारा। नगर निगम के तौर पे या पहले हिमाचल की स्थिति के बारे में मैं कहूँगा कि एक जहाँ डेवलपमेंट का गैप होता है, बजट और डेवलपमेंट के कार्य के बीच जो गैप रहता है, उस गैप को भरने के लिए आरडीजी दी जाती है। मान लो कोई भी काम अगर अधूरा रहा हुआ या उसको या सैलरी के तौर पर या डेवलपमेंट के तौर पर उसकी जो बचा हुआ कार्य होता है उस गैप को पूरा करने के लिए हम
आरडीजी का मदद मिलती थी, उस पैसे को कहीं पर भी खर्च किया जा सकता। वो संदर्भ में उसको बंद किया गया, लेकिन वो चिंता का विषय है। लेकिन मेरा ये कहना है कि पहाड़ी राज्यों में, पहाड़ी जो राज्य है उसका एक अलग उसके हिसाब से प्लानिंग होनी चाहिए। जैसे कि फाइनेंस कमीशन आया, मैंने अरविंद जी से यहाँ पर भी बात की थी शिमला में, और दिल्ली में बैठक हुई थी, हमको बुलाया गया था, जिसमें पर्वत राज्य के जो हिमालयन स्टेट्स है उसके बारे में एक मंथन बैठक उन्होंने रखी थी। उसमें अलग राज्यों के लोग भी आए थे, मैं पूरे देश के, तो उसमें मुझे भी मौका मिला था। तो उसमें मैंने अपनी बात एक संक्षिप्त रूप से कहा था कि पहाड़ी राज्यों की जो स्थिति है वो अलग होती है। हमारा जो कार्य करने का, हमारी जो प्लानिंग है वो हमारे पर नहीं थोपनी चाहिए मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की तरफ से। अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के हिसाब से प्लानिंग बनेगी और वो भी हिमाचल जैसे स्टेट पे थोपोगी, तो यहाँ पे जो स्थिति है बिल्कुल डिफरेंट है। हमारी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन अलग है, काम करने का तरीका अलग है। हमारे यहाँ वर्किंग सीजन बहुत कम है, कभी बर्फ़ है, कभी बरसात है, तो उसकी हमारी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी बढ़ जाती है। तो मेरा इसमें कहना था कि हमारे लिए हिमाचल को जो है, पहाड़ी राज्य जितने भी हैं उनकी जो स्थिति डिफरेंट है, उनको प्लेन एरिया से नहीं किया जा सकता। दूसरा मैंने कहा कि हिमाचल एक प्रदेश जो है 68% कवर्ड है फॉरेस्ट से। हम उन स्टेटों में से है जो पानी, बिजली से लेकर स्वच्छ हवा तक हम हिमाचल प्रदेश देता है, जिसके बदले में कोई भी हमारे को ग्रांट नहीं मिलती है, जो एक बड़ा चिंता का विषय है। मेरा ऐसा मानना है कि पहाड़ अगर सुरक्षित रहेंगे तभी शहर रहेगा। पहाड़ी राज्यों को, हिमाचल जैसी स्टेटों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, और इसके लिए अलग से प्लानिंग होनी चाहिए, अलग से। ये देश के लिए बहुत ज़रूरी है। आज इन्वायरमेंट पूरे वर्ल्ड का इशू है, ये यहाँ का नहीं है। आज जितनी मर्जी तरक्की करते रहो, लेकिन अगर यहाँ पर छेड़खानी और यहाँ इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो बहुत विस्फोटक स्थिति हो जाएगी। हमारा अपना सोर्स ऑफ इनकम भी हम उस पर फोकस करते हैं हर साल। हमारे चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट है, ईपी ब्रांच है, हमारी B&R की शाखा है, हमारी पार्किंग्स, अपने टैक्स ब्रांच हमारी, हम पिछले साल से हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। हमारा पिछले साल 20 या 21 करोड़ 19 करोड़ का टारगेट था, तो हम उसको अभी अचीव कर चुके हैं। मैं समझता हूँ उसको भी ऊपर जाएंगे, जो हमारा टारगेट था। हम अपने टारगेट से ऊपर जा रहे हैं, तो मेरा इस बार टारगेट रहेगा, तो मैं आप बजट में देखेंगे तो उसको और बढ़ाएंगे। तैयारी चल रही है, हमने सभी लोगों से चर्चा भी कर रहा हूँ, बहुत सीनियर सिटीजन भी, बुजुर्ग भी, और पुराने जो शिमला के शहरवासी है और यंगस्टर्स भी है। मेरे काफ़ी यंग लड़के, बच्चे भी हमारे मेरे पास आए हैं, जिन्होंने विशेष तौर पर बच्चों को खेलने के लिए मैदान और किस तरह की क्या क्या सुविधा, हम विशेष तौर चिट्टे के गेस्ट हम मुहिम नगर निगम के द्वारा चलाई जा रही है। आज इन्वायरमेंट को लेकर के आप देखेंगे हमारे बजट में एक बड़ी नई झलक दिखेगी आपको, जिसको हम शिमला में जो पेड़ है, बहुत सारे पेड़ है, जितने पेड़ पुराने लगे हैं, हम एक अपनी मुहिम चलाएंगे, हर एक नया पौधा उसके साथ लगाने की कोशिश करेंगे। कितना सर्वाइव होता है, लेकिन एक हम लड़ाई इसके बारे में जरूर करेंगे। थैंक्स। शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा के सह प्रभारी संजय टंडन ने केंद्रीय बजट को दूरदर्शी बताते हुए कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है और इसका प्रभाव सभी श्रेणियों के लोगों पर पड़ेगा। टंडन ने बजट से पहले जारी आर्थिक सर्वेक्षण का हवाला देते हुए कहा कि देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है और इसका आकार $2 ट्रिलियन के स्तर तक पहुंचा है। उन्होंने दावा किया कि बैंकों का NPA 1% से नीचे आया है, बैंकिंग प्रणाली मजबूत हुई है और लगभग 60 करोड़ बैंक खाते खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक स्तर पर तेजी से प्रगति कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि सोलर ऊर्जा निर्माण में भी भारत उभर रहा है और देश विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इस दौरान टंडन ने कांग्रेस नेतृत्व पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता विदेशों में जाकर देश की छवि खराब करने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। बजट 2026-27 जो केंद्र सरकार ने जो 1 फरवरी को पेश किया, मेरा मानना है कि ये एक रेवोल्यूशनरी बजट है। ये बजट एक दूरदर्शी बजट है। ये एक बजट आत्मनिर्भर भारत को बनाने वाला बजट है। ये भारत एक विकसित भारत 2047 का स्वप्न को पूरा करने वाला ये बजट है। 11वें नंबर से हमारी अर्थव्यवस्था
जो हमारी जो 2 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था थी, आज वो 4.3 ट्रिलियन डॉलर पे पहुंची। ये फिगर कोटेड फिगर है। इसके बारे में क्यों नहीं दूसरे लोग चर्चा करते, इसके बारे में वो क्यों नहीं बात करते। आज जब हम ये सामने रखते हैं कि 2014 में जो बैंकों का जो एनपीए था, वो 14-15 में ये एनपीए 11% का एनपीए था। आज वो एनपीए हमारा जो 2% से नीचे और नेट एनपीए 1% से नीचे आ गया है। ये पब्लिश्ड फिगर है। हमारी बैंकिंग प्रणाली सुदृढ़ हुई है, हमारे बैंक मजबूत हुए हैं, हमारे बैंकों ने आम जन को सेवा भी दी है। जो पहले 10,000 रुपए का मिनिमम बैलेंस मांगते थे बैंक वाले खाता खोलने के लिए, आज वो सब लोग 0 बैलेंस के ऊपर बैंक में खाता खोलने के लिए तैयार हैं। जो 10 करोड़ के बैंक खाते थे, जो 70 साल देश की आजादी के जो बीतने के बाद आज वो 60 करोड़ उसके अंदर खाते ऐड हुए हैं। ये फिगर पब्लिश्ड डाटा है। आज जब यूपीआई और डिजिटल भुगतान जो दुनिया का 49% भुगतान अगर हमारा देश करता है, तो इसका मतलब ये डिजिटल ये जो फिगर है ये पब्लिश्ड फिगर है। कि इसके बारे में क्यों नहीं कांग्रेस के नेता इसके बारे में क्यों नहीं बोलते कि देश हमारा आगे बढ़ रहा है ना। ये कांग्रेस पार्टी के लोग लोकसभा में भी यही कार्य कर रहे हैं। अंदर से खाली हैं, विषय की जानकारी नहीं है, बजट की स्टडी नहीं है, फाइनेंस बिल को देखा नहीं है और शोर डालने का काम सबसे अधिक कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी का हाल हो गया है। आज दुनिया के बाहर के लोग यहाँ पर आते हैं तो वो लोग सिर्फ कोई कुतुब मीनार या ताजमहल देखने के लिए नहीं, वो आज राम मंदिर भी देखने के लिए वहां पर जब जाते हैं तो उनको लगता है कि हमारा देश जो है किस तरीके से उभर रहा है। आज हमारे देश ने इस तरीके से तरक्की करी है कि एक दुनिया में हम विश्व गुरु की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। आने वाले 2 सालों में हम तीसरे नंबर पर भी पहुंचने वाले हैं। ये सारा का सारा जो बजट, ये जो पिछले 10 सालों के बजट, ये उन बजट्स को साथ में समाहित करते हुए ये 2047 विकसित भारत का एक रूपांतर दिखाने के लिए ये लोगों के सामने रखा गया है। मैं मानता हूं कि इसकी जो फिगर्स और उसकी डिटेल्स मैं आपके सामने मैं उसको शेयर कर दूंगा। लेकिन आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि अगर आप फिगर्स को देखकर जब आप कंपैरिजन करते हैं तो दूसरे व्यक्ति से आप उसका सवाल पूछ सकते हैं। जब आप सिर्फ एक स्टेटमेंट देते हैं, स्टेटमेंट के बारे में वो स्टेटमेंट का जवाब स्टेटमेंट से देते हैं। मेरे अपने सारे विपक्षी भाइयों से मेरा इतना निवेदन है कि कृपया आप इस सिस्टम को देखिए, इस फिगर्स को देखिए, हमारी जीडीपी ग्रोथ को देखिए, हमारा जो फिजिकल डेफिसिट का कंट्रोल है आप उसको देखिए। जब आप इन चीजों को देखेंगे तो आप मानेंगे कि हमारा देश कितनी तेजी से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेश चांदन ने आरडीजी और प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और प्रदेश के सांसदों ने जनता के हित में पर्याप्त पहल नहीं की। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री से मिलकर प्रदेश के लिए सहयोग मांगना चाहिए था और सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए था। चांदन ने आरोप लगाया कि आईजीएमसी अस्पताल में टेस्ट के शुल्क बढ़ाए जाने का सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कुप्रबंधन की स्थिति रही है और कांग्रेस सरकार ने अपने फैसलों से खुद ही नुकसान उठाया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आरडीजी बंद होने के बाद भी मौजूदा सरकार ने अपने राजनीतिक खर्चों में कटौती नहीं की बल्कि उन्हें बढ़ाया है। पंचायत चुनाव टाले जाने और इस मुद्दे को लेकर सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने पर भी उन्होंने सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने बताया कि सर्वदलीय बैठक के लिए आम आदमी पार्टी को निमंत्रण मिला है। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मतलब ये है कि ये उन राज्यों के लिए थी जिनकी आमदनी कम और खर्चे ज्यादा, तो उसको कवर करने के लिए, जैसे मान लो
कोई राज्य 50 रुपए कमा रहा है और खर्चा उसका 100 रुपए है, तो 50 रुपए पूरा सेंटर से किया जाता था। और ये 17 राज्यों की बंद हुई है, खाली हिमाचल की बंद नहीं हुई है, ये 17 राज्यों की बंद हुई है। पर हमारा प्रदेश क्योंकि पहले ही आर्थिक बोझ में दबा हुआ था, आप देख ही रहे हैं कि हम एक 101 करोड़ का कर्जा ऑलरेडी ले चुके हैं, और अब ये आने के बाद इनके हाथ पैर फूलने शुरू हो गए हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें गलती मौजूदा कांग्रेस सरकार की बहुत ज़्यादा है। वो मैं बताना चाहूँगा कैसे। एक तो देखो, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, वह सरकार में देखने में मिला। इन्होंने अंधाधुंध खर्चे किए, पीछे इन्होंने एमएलएस की सैलरी बढ़ा दी विदाउट एनी डिमांड। कोई डिमांड थोड़ी की थी एमएलएस ने। मंत्रियों की सैलरी बढ़ा दी है, उनके भत्ते बढ़ा दिए, उनकी पेंशन्स बढ़ा दी। अब जो आपके अफसर हैं, जो 2-2 गाड़ियां आपने अलॉट कर रखी हैं, जो सैटरडे को भी भागती हैं, संडे को भी भागती हैं, चंडीगढ़ जाती हैं उनकी बीवियों को शॉपिंग कराने, वो सब क्यों नहीं कम करते? आप तो मजे लूट रहे हैं। और दूसरी ओर मैं कांग्रेस ने तो चलो, मैंने आपको बता दिया कि कांग्रेस ने अपना फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट किया है और उसकी वजह से ही हम इस हालत में पहुंच चुके हैं। पर मैं एक बात और भी रखना चाहूंगा कि यदि सरकार चाहती है तो आम आदमी पार्टी उनके साथ डेलीगेशन बना के दिल्ली जाने को तैयार है। पर जो मुख्य विपक्षी दल है भाजपा, वही उनका साथ नहीं दे रहे। अब वो भी क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि हमारे यहाँ कांग्रेस सरकार है, सेंटर में भाजपा सरकार है। तो ये बात तो आप लोग पहले से ही देख रहे हैं कि हमारे यहाँ आपदा आई, मोदी साहब ने 1500 करोड़ रुपए घोषणा भी की है और हमें हिमाचल प्रदेश को 1 रुपया भी नहीं मिला। वो तो पंजाब में भी नहीं आया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भाजपा का सुतेला रवैया रहा है हमारे हिमाचल प्रदेश के, तो जयराम जी से और भी शीर्ष भाजपा के नेताओं से आप लोग ये भी जानते हैं भली भांति कि हमारे 7 MP इस समय हिमाचल प्रदेश में भाजपा के, 4 चुने हुए लोकसभा से और 3 राज्यसभा से, वह भी आवाज नहीं उठा रहे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वह हिमाचल के हितों के लिए सोचते ही नहीं है। उनको सिर्फ राजनीति करनी है, उनको कांग्रेस को नीचा दिखाना है और लोगों की नजरों में हीरो बनना है। आप इस बात को समझिए कि जनता सब देख रही है, एम्प्लॉयज देख रहे हैं, पेंशनर्स देख रहे हैं, क्योंकि अभी ये सब जो खतरे हैं सबके ऊपर मंडराएंगे। जो बात सामने आ रही है कि जब ये 13% का जो हमारा बजट सीधा डाउन जाएगा तो ये सबको ही अफेक्ट करने वाला है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ये सब गलत है। आपको करना है तो सरकारी खर्चे और मंत्रियों के खर्चे और सब पे कटौती करें, तब जाके हमारे हिमाचल की स्थिति सुधर सकती है। और दूसरा, मैंने जो बताया कि अगर डेलीगेशन जाता है तो आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस सरकार के साथ खड़ी है इस मामले में, क्योंकि हम प्रदेश हित के लिए सोचते हैं।